18 अगस्त 1945 रात 11:20 बजे ताइपे फॉर्मोसा का एक सैन्य हवाई अड्डा। एक जापानी सैनिक विमान जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। उस विमान में बैठा था एक आदमी जिसके सिर्फ नाम से पूरा ब्रिटिश साम्राज्य कांपता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और अगले 80 साल पूरी दुनिया के लिए एक अनसुलझा सवाल बन गया। क्या वो सच में उस विमान में मरे, या भारत के सबसे बड़े नेता कहीं और जिंदा थे, अपनी असली पहचान छिपाकर? आखिर क्यों ब्रिटिश सरकार को उनका शव कभी नहीं मिला? आखिर क्यों 80 सालों बाद भी नेताजी की असली मौत का कोई सबूत नहीं है? और आखिर क्यों कुछ लोग दावा करते हैं कि नेताजी भारत वापस आए थे लेकिन किसी को नहीं बताया? साल 1897, कोलकाता। यहां पैदा हुआ एक लड़का जिसका नाम था सुभाष चंद्र बोस। उसके पिता जानकीनाथ बोस थे, सरकारी वकील, खुशहाल परिवार। लेकिन ये वो भारत था जहां अंग्रेजों का साम्राज्य हर घर में घुस चुका था। और इसी नफरत ने एक साधारण लड़के को इतिहास के सबसे विद्रोही नेता में बदल दिया। कलकत्ता में स्कूल, फिर कॉलेज, और सुभाष पर जादू कर गया गांधी जी की आजादी की लड़ाई। लेकिन यहीं शुरू हुई असली कहानी, क्योंकि सुभाष गांधी जी जैसा नहीं था। गांधी सत्याग्रह में विश्वास करते थे, सुभाष आंदोलन चाहते थे। गांधी धीरे धीरे चलना चाहते थे, सुभाष बिना रुके तेजी से दौड़ना चाहते थे। और यहीं पहला बड़ा मोड़ आया। साल 1897, 23 जनवरी, कोलकाता के एक समृद्ध बंगाली परिवार में जन्म हुआ एक बच्चा, सुभाष चंद्र बोस। उसके पिता जानकीनाथ बोस थे, सरकारी वकील, ब्रिटिश सरकार के अंदर काम करने वाले। माता प्रभावती, एक प्रभावशाली महिला जिन्होंने अपने बेटे को आजादी के सपने दिए। खुशहाल परिवार, अच्छी शिक्षा, अच्छे संपर्क। लेकिन ये वो भारत था 1900 का भारत, जहां अंग्रेजों का साम्राज्य हर घर में घुस चुका था, जहां एक भारतीय अंग्रेज के सामने अपनी आंखें नीची करता था। और इसी नफरत ने एक साधारण लड़के को इतिहास के सबसे विद्रोही नेता में बदल दिया। स्कूल में सुभाष पढ़ाई में तेज थे, लेकिन मन से कुछ और चाहते थे। वह पढ़ते नहीं थे, सोचते थे, भारत की आजादी के बारे में सोचते थे। 1919, सुभाष ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से दर्शन विज्ञान में अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर इंग्लैंड चले गए आईसीएस परीक्षा देने के लिए। भारतीय सिविल सेवा, ब्रिटिश सरकार की सबसे बड़ी सेवा, जहां हर भारतीय अफसर सपना देखता था। लेकिन सुभाष आईसीएस में सफल हो गए और फिर कुछ ऐसा हुआ जो भारत के इतिहास को बदल देता है। सुभाष ने आईसीएस परीक्षा पास करने के बाद उस नौकरी को ठुकरा दिया, ब्रिटिश राज के नीचे काम करने से इनकार कर दिया और कहा क्योंकि जो आदमी भारत का राष्ट्रपिता बनने की ताकत रखता था वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं के साथ हाथ मिला रहा था। और यहीं से शुरू हुआ सुभाष का सबसे खतरनाक खेल। 1943, सिंगापुर। सुभाष ने भारतीय नेताजी सेना INA का गठन किया और जो लड़का एक बार जेल में पीटा गया था, आज उसके पास था 60,000 सैनिकों की फौज। पूरा भारत उनसे नहीं डरता था, पूरा ब्रिटिश साम्राज्य उनसे डरता था। दिल्ली चलो की आवाज पूरे भारत में गूंजने लगी। लेकिन ब्रिटिश सरकार के लिए सुभाष एक नाम नहीं, एक खतरा बन गए थे और वो किसी भी कीमत पर उन्हें खत्म करना चाहते थे। लेकिन अब वक्त बदल गया था। 1945, मई का महीना, जापान में विस्फोट, हिरोशिमा का परमाणु बम। जापान की सेना टूट गई और सुभाष की आजादी की लड़ाई भी थक गई। उन्हें समझ आ गया कि अब जापान हार जाएगा और अगर जापान हार गया तो भारत की आजादी का यह सपना भी मर जाएगा। इसलिए सुभाष ने एक आखिरी फैसला लिया, मैं सोवियत रूस जाऊंगा, वहां से भारत में दोबारा आऊंगा, लेकिन ब्रिटेन की जमीन से नहीं, हथियार लेकर आऊंगा। और 18 अगस्त 1945 को सुभाष ताइपेई के हवाई अड्डे पर पहुंचे। जापानी सैनिकों ने उन्हें एक विमान दिया उत्तर की ओर उड़ान भरने के लिए, लेकिन वो विमान कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। 18 अगस्त रात 11:20 बजे ताइपेई एयरपोर्ट से 1 घंटे बाद अचानक विमान में आग लग गई। विमान जमीन पर आ गया और कुछ सेकंडों में सब खत्म हो गया। जापानी सैनिकों ने कहा सुभाष विमान में ही मर गए, लेकिन कभी उनका शव नहीं मिला, कभी उनकी हड्डियां नहीं मिली, कभी उनकी कोई निशानी नहीं मिली, सिर्फ एक खाली कहानी और 80 साल का एक अनसुलझा राज। ऑफिशियल कहानी कहती है नेताजी उस विमान में ही मर गए, लेकिन सवाल यह है अगर वो मर गए थे तो शव कहां गया? अगर वो मर गए थे तो जापान ने उनके शव को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? और सबसे बड़ा सवाल, साल 1950 में मुंबई की एक गली में एक फकीर मिले जिनके चेहरे की खासियत थी गांधी और सुभाष जैसी दाढ़ी। मैं ब्रिटिश सरकार के लिए काम नहीं करूंगा, मैं अपने देश के लिए काम करूंगा। 1920 के दशक में सुभाष ने महात्मा गांधी से मुलाकात की। गांधी जी,
जो असहयोग आंदोलन के साथ पूरे भारत को जागा रहे थे। सुभाष गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुए, लेकिन जल्दी ही एक बड़ा फर्क दिख गया। गांधी सत्याग्रह में विश्वास करते थे, शांति का रास्ता, अहिंसा का रास्ता। लेकिन सुभाष देश को हथियार के साथ आजाद कराना चाहते थे। गांधी धीरे धीरे धैर्य के साथ। सुभाष बिना रुके तेजी से दौड़ना चाहते थे। गांधी जी के भाषण सुनते थे सुभाष, लेकिन अंदर से एक अलग विचार पल रहा था। 1921 में जब सुभाष डिब्रूगढ़ में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में थे, तो अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सरकार ने आरोप लगाया कि सुभाष देश में क्रांति ला रहे हैं, और जेल ये सुभाष की पहली लड़ाई का अड्डा बनी। जेल में यातना, अंग्रेजों की बेरहमी, हजारों बार सुभाष को पीटा गया, उनके शरीर पर घाव, लेकिन दिल में विद्रोह की आग और तेज हो गई। जेल से निकलकर सुभाष ने एक नया फैसला किया, मैं गांधी जी की राह नहीं चलूंगा, मैं अपनी आजादी की लड़ाई लूंगा। 1928 दिल्ली। सुभाष कांग्रेस के युवा भाग का नेतृत्व कर रहे थे, और उसी साल उन्होंने ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का गठन किया, एक ऐसा संगठन जो युवाओं को सशस्त्र क्रांति के लिए तैयार करता था। लेकिन सुभाष को कांग्रेस के बड़े नेताओं से विरोध मिलता रहा। 1938 सुभाष कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। यह एक बहुत बड़ा कदम था, पूरे भारत में उनका नाम गूंजने लगा। लेकिन गांधी जी को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि गांधी जी को लगता था कि सुभाष अपना अलग रास्ता बनाने वाले हैं। और सुभाष अगले ही साल कांग्रेस से अलग हो गए। अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक नया दल बनाया, एक ऐसा दल जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास करता था और जो ब्रिटिश साम्राज्य को एक ही झटके में खत्म कर देना चाहता था। उसी समय यूरोप की राजनीति में बदलाव आ रहा था। हिटलर का जर्मनी ताकतवर हो रहा था। जापान एशिया में अपना साम्राज्य बना रहा था, और सुभाष को एक विचार आया, अगर दुनिया की शक्तियां आपस में लड़ रही हैं, तो भारत अपनी आजादी के लिए इसका फायदा उठा सकता है। साल 1941 द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त था, और सुभाष इसी समय का फायदा उठाना चाहते थे। वो कलकत्ता से कुछ विश्वस्त लोगों के साथ भेस बदल कर निकल गए। महीनों की यात्रा के बाद वो यूरोप पहुंचे, जर्मनी पहुंचे। बर्लिन में सुभाष ने हिटलर से मुलाकात की और कहा, भारत के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में मेरी मदद करें। लेकिन हिटलर सुभाष की मदद नहीं कर सके, क्योंकि हिटलर को ब्रिटेन की चिंता थी। फिर सुभाष रूस जाने की कोशिश की, लेकिन स्टालिन भी आगे नहीं बढ़े, क्योंकि स्टालिन ब्रिटेन के साथ गठबंधन के अंदर था। लेकिन सुभाष हार नहीं मानते। 1943 वो जापान चले गए। जापान का नेतृत्व भारत को आजाद कराने में सुभाष की मदद करने को तैयार था, क्योंकि जापान को भी ब्रिटिश साम्राज्य से दुश्मनी थी। और सिंगापुर में सुभाष ने कुछ किया जो भारत के इतिहास को बदल देता है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया, INA, भारत की पहली आजाद सेना, 60,000 सैनिकों के साथ, सशस्त्र, प्रशिक्षित और भारत की आजादी के लिए लड़ने को तैयार। और इस सेना के साथ सुभाष ने दिल्ली चलो का आह्वान किया। पूरे भारत में इस बात की खबरें आने लगी कि नेताजी एक सेना के साथ आ रहे हैं। ब्रिटिश सरकार घबरा गई, क्योंकि अब सुभाष सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक खतरा बन गए थे, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा। और वो किसी भी कीमत पर सुभाष को खत्म करना चाहते थे। लेकिन 1945 सब कुछ बदल गया। मई का महीना, हिरोशिमा, परमाणु बम। अगस्त में नागासाकी, दूसरा परमाणु बम। जापान की सेना पूरी तरह तबाह हो गई। सुभाष को पता चल गया कि जापान हार जाएगा, और अगर जापान हार गया तो INA भी खत्म हो जाएगी और भारत की आज़ादी का सपना भी। लेकिन सुभाष हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने एक नया प्लान बनाया। सुभाष ने सोचा, मुझे सोवियत रूस जाना चाहिए, स्टालिन मेरी मदद करेगा। रूस से मैं भारत में लौटूंगा और तब तक भारत आज़ाद हो चुका होगा, या अगर आज़ाद नहीं हुआ तो मैं नई सेना बनाकर लड़ाई शुरू करूंगा। इसी प्लान के साथ 18 अगस्त 1945 को सुभाष ताइपेई के हवाई अड्डे पर पहुंचे। जापानी सैनिकों ने उन्हें एक विमान दिया। विमान का नाम था मित्सुबिशी की-21, और इस विमान को उत्तर की ओर मंचूरिया की तरफ उड़ना था। वहां से सुभाष रूस की सीमा पार करके मॉस्को जाने वाले थे, लेकिन वो विमान कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। 18 अगस्त 1945 रात 11:20 बजे ताइपेई एयरपोर्ट से विमान उड़ा। सुभाष अंदर थे, उनके साथ थे जापानी सैनिक और कुछ विश्वस्त अधिकारी। 1 घंटा बाद अचानक रेडियो संपर्क टूट गया। जापानी सैनिकों ने बताया कि विमान में आग लग गई। विमान नीचे आ गया और कुछ सेकंडों में सब खत्म हो गया। लेकिन यहीं से शुरू होता है इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य, क्योंकि जापानी सैनिकों ने कहा सुभाष विमान में ही मर गए, लेकिन कभी उनका शव नहीं मिला, कभी उनकी हड्डियां नहीं मिली, कभी उनकी कोई निशानी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि शव को जला दिया गया। अगर शव जला दिया गया तो कौन जलाया, किसके आदेश पर और क्यों? एक राष्ट्रीय नेता का शव बिना किसी समारोह के, बिना किसी गवाही के बस जल दिया जाता है।
ये कोई सामान्य मृत्यु नहीं लगती थी, ये एक गुप्त षड्यंत्र लगता था। 1945 के बाद भारत आजाद हो गया। 1947 15 अगस्त भारत आजाद हुआ, लेकिन नेताजी कहाँ थे? इसका कोई जवाब नहीं मिला। 1946 भारत के नेताओं से सवाल पूछे जाने लगे, नेताजी कहाँ है, क्या वो सच में मर गए? लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन, ब्रिटेन के अंतिम वाइसराय, ने क्या किया? उन्होंने एक रिपोर्ट बनवाई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि नेताजी 18 अगस्त को विमान दुर्घटना में मर गए, लेकिन ये रिपोर्ट कोई सबूत के बिना, कोई गवाही के बिना बनी थी। और फिर भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल को भारत की गुप्त एजेंसियों से सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, वो चुप रहे। और इसी चुप्पी के साथ नेताजी की असली कहानी गुम हो गई। 1956 में तेनजिंग नोरके ने माउंट एवरेस्ट फतह किया और सरदार पटेल ने एक विदेशी पहाड़ पर भारत का झंडा लहराने के लिए मीडिया को बुलाया, लेकिन नेताजी की मौत के बारे में उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से बात नहीं की। क्यों? क्या उन्हें डर था कि अगर लोग जान जाएं कि नेताजी जिंदा है तो राजनीति पलट जाएगी? लेकिन इसी दौरान कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी। 1950 मुंबई। एक बुजुर्ग फकीर, सफेद दाढ़ी, खादी के कपड़े, गरीब बस्ती में रहते थे, और जो लोग उन्हें देखते थे उन्हें लगता था कि वो नेताजी जैसे दिखते हैं। इस फकीर का नाम था शर्मा, सिर्फ शर्मा, कोई पूरा नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। शर्मा हर रोज एक ही जगह बैठते थे और गरीब बच्चों को भारत के इतिहास की कहानियां सुनाते थे, भारत की आजादी की कहानियां, नेताजी की कहानियां। एक दिन किसी ने शर्मा से पूछा, तुम कौन हो? शर्मा हंसे और कहा, मैं बस एक शर्मा हूँ। लेकिन कुछ लोग शर्मा के पास बैठते थे और उन्हें कुछ अजीब सी बातें सुनाते थे। शर्मा कभी कभी कहते थे, देश को आज़ादी मिल गई और मैं बस एक यादगार बनकर रह गया। शर्मा कभी कभी कहते थे, अगर मैं अपनी असली पहचान बताऊं तो सब कुछ बदल जाएगा। और सबसे अजीब बात, शर्मा कभी कभी उन दिनों की बातें करते थे जब वो ब्रिटिशों से लड़ रहे थे, जब वो जेल में थे, जब उन्हें पीटा गया था। क्या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें थी या शर्मा खुद नेताजी थे? 1950 के आसपास कुछ लोगों ने शर्मा की तस्वीरें ली और जब उन्होंने उन तस्वीरों को नेताजी की पुरानी तस्वीरों से तुलना की तो कुछ समानताएं मिली। चेहरे की बनावट, आंखों का आकार, दाढ़ी की शैली। लेकिन तस्वीरें अच्छी नहीं थी और उस समय कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं था पहचान निश्चित करने का। बाद में जब लोगों ने शर्मा की शारीरिक विशेषताओं को नोट किया तो कुछ बातें मेल खाईं। शर्मा बाईं ओर से घूमते थे जैसे नेताजी करते थे। शर्मा अपनी दाहिनी कलाई से कुछ विशेष तरीके से हिलाते थे जैसे नेताजी करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण, शर्मा के शरीर पर थे वही दाग, वही निशान जो नेताजी के जेल की यातना के समय लगे थे। 1956 तक शर्मा मुंबई में रहे, फिर वो चले गए। कहाँ गए कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं वो मैसूर चले गए, वहाँ एक गांव में एक सन्यासी बनकर रहते थे और 1962 में उस सन्यासी की मौत हो गई, लेकिन किसी ने उनकी पहचान नहीं की। 2006 में भारत सरकार के पास एक रिपोर्ट थी। शिष्प कुमार शर्मा की अध्यक्षता में बना एक कमीशन, मुखर्जी कमीशन नाम का ये कमीशन, नेताजी की मौत की जांच करने के लिए बना था। और इस कमीशन ने 10 साल की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की। और क्या लिखा था इस रिपोर्ट में? ये कहना असंभव है कि सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को ताइपेई विमान दुर्घटना में मर गए। यानी भारत सरकार का अपना कमीशन कह रहा था कि नेताजी शायद विमान में नहीं मरे। लेकिन तुम्हें पता है क्या हुआ? भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को 100 साल के लिए सील कर दिया। 100 साल, यानी 2006 तक कोई भी इस रिपोर्ट को नहीं देख सकता। अगर नेताजी सच में मर गए होते और रिपोर्ट में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं होती तो ऐसा क्यों सरकार को इतनी लंबी अवधि के लिए फाइलें बंद करनी पड़ी? लेकिन ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं थी, क्योंकि नेताजी की गायबी अंतर्राष्ट्रीय थी। 1970 के दशक में कुछ ब्रिटिश दस्तावेज सार्वजनिक हुए और जो लिखा था उनमें वो बहुत महत्वपूर्ण था। भारत के आज़ादी के आंदोलन को एक ही व्यक्ति से रोका जा सकता है और वो व्यक्ति है सुभाष चंद्र बोस। ये शब्द विंस्टन चर्चिल के दिनों की ब्रिटिश सरकार ने लिखे थे। यानी सुभाष को एक राजनीतिक समस्या माना जाता था, एक खतरा माना जाता था और ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि वो समाप्त हो जाए। 1980 के दशक में कुछ जापानी नेताओं के खत्म होने के बाद जापान से भी कुछ दस्तावेज निकले जिनमें लिखा था कि 1945 में नेताजी की विमान दुर्घटना संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी और जापान के कुछ ऑफिसरों को संदेह था कि ये कोई जानबूझकर की गई घटना थी। क्या नेताजी को उड़ान भरने से पहले ही पता चल गया था कि ये विमान सुरक्षित नहीं है? क्या वो विमान में जाने से पहले सुरक्षित निकल गए थे? ये सब सवाल हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। लेकिन इस सब के अलावा एक और चीज़ है, एक टाइमलाइन जो बहुत कुछ कहती है। 18 अगस्त 1945 विमान दुर्घटना, तुरंत बाद टुप्पी। 1946 भारत के कुछ समाचार पत्रों में अफवाहें कि नेताजी जिंदा है। 1950 मुंबई में शर्मा। 1952 दिल्ली के पास एक गांव में एक अजनबी जो नेताजी जैसा दिखता है। 1956 बैंगलोर के पास एक मठ में एक सन्यासी जो कुछ लोगों को नेताजी लगते हैं। 1962 में उसी सन्यासी की मौत। 2006 में मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक होती है और तुरंत सील कर दी जाती है। ये सब सिर्फ संयोग है या ये एक पैटर्न है? एक ऐसा पैटर्न जो दिखाता है कि नेताजी शायद विमान में नहीं मरे, कि वो धीरे धीरे छुपके हुए भारत में ही रह गए, अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों के साथ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी अनुत्तरित है। 78 सालों से भारत, पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछती है, नेताजी कहाँ हैं? क्या वो विमान में मर गए? और अगर मर गए तो क्यों कोई शव नहीं मिला? क्यों कोई हड्डियां नहीं मिली? क्यों कोई निशानी नहीं मिली? क्या वो शर्मा के रूप में भारत में रहे, एक साधारण फकीर बनकर गरीब बच्चों को स्वतंत्रता की कहानियां सुनाते हुए? क्या उन्होंने अपनी असली पहचान को इसलिए छिपाया
क्योंकि भारत की राजनीति में उनकी वापसी संकट पैदा कर सकती थी। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, भारत सरकार क्यों 100 साल के लिए नेताजी की फाइलें बंद करना चाहती है? क्या उन फाइलों में नेताजी का असली जीवन लिखा है? क्या उन फाइलों में ये लिखा है कि नेताजी कभी मरे ही नहीं? या क्या उन फाइलों में कुछ और राज है जो भारत की आज़ादी की कहानी ही बदल सकते हैं? फाइलें बंद है, सवाल खुले हैं और इतिहास अपने रहस्यों में डूबा हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी शायद दुनिया के सबसे बड़े राजनेताओं की सबसे अनसुलझी कहानी है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, चाहे नेताजी कहीं भी हो, जिंदा हो या मृत, उनका नाम, उनकी विरासत, उनकी आज़ादी की लड़ाई हमेशा जिंदा रहेगी। और ये सच कभी भी किसी भी फाइल में सील नहीं हो सकता, क्योंकि नेताजी सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो एक विचार है, एक सपना है, एक आज़ादी का सपना जो आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। शायद नेताजी का सच कभी सामने नहीं आएगा, लेकिन और भी बहुत सारे सच हैं जो अभी सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। वो सच जो सरकारें छिपाना चाहती हैं, वो सच जो इतिहास की किताबों में नहीं लिखे हैं, और वो सब सच तुम्हें मिलेंगे सिर्फ एनी टॉक्स पर। सब्सक्राइब करो आज, बेल आइकन दबा दो और बन जाओ इतिहास के सच को जानने वालों की भीड़ का हिस्सा, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी ज्यादा रहस्यमय होगी। एनी टॉक्स, जहां इतिहास कभी खत्म नहीं होता।